अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है। ज्योमेट्री और कैलकुलस के कॉम्बिनेशन से ये सब्जेक्ट वजूद में आया। आज के लेक्चर में इससे रिलेटेड हम कुछ इंट्रोडक्टरी बातें सीखेंगे। जो बुक्स मैंने इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए रिकमेंड की हुई हैं उन बुक्स के बारे में बताऊंगा, और इसकी कुछ स्टार्टिंग डेफिनेशंस जो हैं, कुछ प्रीरिक्विस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी हम। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं जी, इसमें हम बुक्स कौन कौन सी फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट बुक जो मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा वो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री बाय मार्टिन लिपशल्ट्ज। ये शॉम्स आउटलाइन है, मतलब ये शॉम सीरीज की बुक्स है। ये उनमें से एक किताब है, बहुत अच्छी लिखी हुई है डिफरेंशियल ज्योमेट्री के ऊपर। ये इसका टाइटल पेज है, तो ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हुई है। तो इस बुक को हम फॉलो करेंगे, और इसके साथ सेकंड बुक जो हमारे पास है वो है एलिमेंट्री डिफरेंशियल ज्योमेट्री बाय एंड्रयू प्रेसले। बहुत ही आसान अल्फाज में लिखी हुई किताब है। इससे डिफरेंशियल ज्योमेट्री को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ये बुक भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हुई है। ये इसका टाइटल पेज है। और थर्ड बुक जो हमारे पास है वो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री बाय अरविन क्रेजिग। तो ये बुक भी मैंने शेयर की हुई है। और लास्ट हमारे पास जो फोर्थ बुक है वो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री अ फर्स्ट कोर्स, और ये इसका टाइटल पेज है। तो ये फोर बुक्स मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ नोट्स भी हैं, वो सारा मटेरियल मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है। तो स्टार्ट लेते हैं जी हम। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री को, कि व्हाट इज डिफरेंशियल ज्योमेट्री। A branch of mathematics in which we deal with the study of geometric figures using methods of calculus। ज्योमेट्री के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि इसके अंदर ज्योमेट्री में बेसिकली हम फिगर्स को स्टडी करते हैं, ट्राइंगल्स को, रेक्टेंगल्स को, मतलब कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। अगर आप 2D में बात करते हैं तो ये सारी इसके अंदर फिगर्स आ जाती हैं। 3D में बात करते हैं तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं इनकी जब आप स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, तो ये वाली जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इसको हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री का नाम दे देते हैं। It means differential geometry is combination of geometry and calculus। तो स्पेसिफिकली जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री है इसमें हम किन किन चीजों को स्टडी करते हैं। नंबर वन पे हमारे पास कर्व्स इन स्पेस। देखिए, जो ऑलरेडी आपने कैलकुलस पढ़ी हुई है एफएससी लेवल के ऊपर, या बीएस या बीएससी लेवल के ऊपर, तो उस कैलकुलस के अंदर आपने दो तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर्स को स्टडी किया हुआ है। एक तो 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं। जैसे कर्व्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे उसमें आ जाता है, सबसे पहले सर्कल आ जाता है जी। सर्कल 2D के अंदर, 2 डायमेंशनल के अंदर, मतलब इस तरह की जो शेप होती है सर्कल, उसको हम कहते हैं, ये हमने स्टडी किया हुआ है कैलकुलस के अंदर। और इसकी सारी ज्योमेट्री हमने सीखी हुई है कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन फाइंड कैसे करते हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, तो एरिया सर्कल का कैसे, ये सारे सर्कल की चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं। दूसरे नंबर पे जो हमने ज्योमेट्रिकल फिगर स्टडी की थी वो था पैराबोला। तो ये हमारे पास एक कर्व है जो हमने 2 डायमेंशनल में स्टडी की थी। इसकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स कुछ इस तरीके से होती है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है पैराबोला के बाद एलिप्स। एलिप्स को हमने स्टडी किया हुआ है। और चौथे नंबर पर हमने हाइपरबोला, इसको हमने स्टडी किया हुआ है। तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं।
और इसी तरह हमने सरफेसेस को स्टडी किया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कर्व्स हैं 2D के अंदर, मतलब आर स्क्वायर के अंदर, कर्व्स इन आर स्क्वायर। और इनमें तमाम जितनी भी ये ऑब्जेक्ट्स मैंने लिखे, इनकी जो इक्वेशंस होंगी वो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करेंगी, एक्स और वाई का फंक्शंस होगी सारी की सारी। जैसे अब सर्कल की बात करें तो इसकी इक्वेशन, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है उसकी ये इक्वेशन होती है। और इसी तरह पैराबोला की बात करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इस टाइप की इसकी इक्वेशन होती है। एलिप्स की बात करें तो ये भी 2 वेरिएबल्स के ऊपर इसकी इक्वेशन भी डिपेंड कर रही होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाता है। इसी तरह हाइपरबोला की इक्वेशन में भी ये 2 वेरिएबल्स ही होते हैं। तो ये सारी हमने स्टडी की है, मतलब इनमें 2 वेरिएबल्स हैं, जस्ट ये एक्स वाई प्लेन के अंदर बनने वाली फिगर्स होती हैं। अच्छा, एक तो ये सारी की सारी जो कर्व्स हैं ये 2D में है। स्पेसिफिकली अब हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर क्या करने वाले हैं, हम कर्व्स को स्टडी करेंगे जी 3D के अंदर। 3 डायमेंशन जो मतलब R3 की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम कर्व्स को स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो आपके पास 2 डायमेंशनल में ये सारी कर्व्स होती हैं, इनको बोलते हैं प्लेन कर्व्स। ये सारी की सारी जो हैं ये प्लेन कर्व्स हैं। और अभी जो हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में स्टडी करेंगे वो सारी की सारी स्पेस कर्व्स हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कर्व्स इन स्पेस, या आप कह सकते हैं कर्व्स इन R3। दूसरे नंबर पर डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर जो हम स्टडी करेंगे वो है सरफेसेस। सरफेसेस भी हमने कैलकुलस के अंदर कुछ ना कुछ इनको भी स्टडी किया हुआ था। जैसे इसमें सबसे पहले सफेयर 3D के अंदर या स्पेस के अंदर हमने सफेयर को स्टडी किया था। तो इसकी इक्वेशन सर्कल से मिलती जुलती होती है, लेकिन इसके अंदर 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो ये बॉल लाइक जो शेप होती है, बॉल लाइक शेप, इसको हम सफेयर का नाम देते हैं स्पेस के अंदर। इसके अलावा जो सरफेस होती है पैराबोलाइड्स, पैराबोलाइड क्या होता है, ये पैराबोला की तरह 3 डायमेंशनल सरफेस है। मतलब जैसे ये गुंबद होता है या प्याला नुमा साख्त आप इसको कह सकते हैं, इस तरह की जो शेप है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह की, इसको हम नाम देते हैं जी पैराबोलाइड का। तो सिमिलरली पैराबोलाइड है या एलिप्सॉइड है, एलिप्सॉइड जो होता है ये इस तरह से, इस तरह की शेप होती है, इसको हम एलिप्सॉइड कहते हैं। अ, ये हमने कैलकुलस के अंदर ये चीजें स्पेस के अंदर जो सरफेसेस हैं इनके बारे में पढ़ा हुआ है। एलिप्सॉइड के बाद एक हमने सरफेस पढ़ी थी हाइपरबोलॉइड्स। जी, हाइपरबोलॉइड क्या होता है, हाइपरबोलॉइड के आगे फिर टाइप्स हैं, कोई हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट है, हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट है। इसकी रफ सा अगर आप इसका स्केच बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाली शेप तो होती है हाइपरबोला, लेकिन जब आप इसको 3D के अंदर लेकर के जाते हैं तो वो शेप्स कुछ ऐसे आ जाती हैं। ये मैंने बना दिया जी हाइपरबोलाइड ऑफ 2 शीट्स। इसके अंदर ये 2 शीट्स इस्तेमाल होती हैं। और अगर आप बात करते हैं हाइपरबोलाइड ऑफ 1 शीट, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये है हाइपरबोलाइड ऑफ 1 शीट। तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ हमने डिस्कस की हुई थी। बहरहाल यहाँ पर हमने मज़ीद सरफेसेस को डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर डिस्कस करना है, तो ये सारी जो सरफेसेस हैं इनकी हम इक्वेशंस भी देखेंगे और इनको डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज़ जो आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर स्टडी करते हैं वो है कर्व्स ऑन सरफेसेस। इन सरफेसेस के ऊपर जो बनने वाली कर्व्स होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस जो होती हैं वो भी कर्व्स बन जाती हैं। तो ये हम कर्व्स की डेफिनेशन के अंदर भी ये चीज़ देखेंगे। तो ओवरऑल हमने ये 2 चीज़ें जो है ना मेनली डिफरेंशियल ज्योमेट्री में स्टडी करनी है।
कर्व्स इन स्पेस और सरफेसेस। अच्छा, मजीद इसमें डिफरेंशियल ज्योमेट्री को देखें तो इसकी दो ब्रांचेज हैं। देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। द वन इज लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या होता है? व्हेन वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व्स एंड सरफेसेस इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। दूसरे लफ्जों में इस डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर हम लोकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। लोकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ पॉइंट बेस्ड होती हैं, पॉइंट बेस्ड। जैसे आप डेरिवेटिव निकालते हैं ना किसी शय का, तो डेरिवेटिव एट अ सिंगल पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है। उसको हम यूं लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो हम इसको सिंगल पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव को, तो ये एक लोकल प्रॉपर्टी है। तो जब आप लोकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो उस डिफरेंशियल ज्योमेट्री को लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री, या इसका एक और नाम भी है माइक्रो डिफरेंशियल ज्योमेट्री। माइक्रो डिफरेंशियल ज्योमेट्री। बेसिकली जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री हम इस कोर्स के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं वो लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री ही है। तो दूसरी जो इसकी ब्रांच है वो है ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। व्हेन वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व्स एंड सरफेसेस एज ए होल, मतलब मुकम्मल जो आपकी ज्योमेट्रिक फिगर है उस सारी की सारी को आप डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं कि वो ओवरऑल पूरी कर्व के ऊपर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, कोई सिंगल पॉइंट बेस्ड वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ऐसी जो ब्रांच है उसको हम ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम है मैक्रोस्कोपिक ज्योमेट्री। ये एक तीसरा नाम है अलजब्राइक ज्योमेट्री। ये बाकायदा एक अलग डिसिप्लिन है, एक अलग ब्रांच है जिसके अंदर अल्जेब्रिक ज्योमेट्री के नाम से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है। तो ये अलजेब्रिक ज्योमेट्री के ऊपर आपको बुक्स भी मिल जाएगी। ये बाकायदा एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट के तौर पर इसको पढ़ा जाता है। मतलब हम यहाँ पर ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टडी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री की जो है वो स्टडी करेंगे इस कोर्स के अंदर। जी। तो इन दोनों को समझने के लिए लगे हाथों हम लोकल प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर लेते हैं कि लोकल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है। प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व्स एंड सरफेसेस। कर्व्स या सरफेसेस की ऐसी प्रॉपर्टीज इन द नेबरहुड ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट भी आ जाता है, मतलब एक खास किस्म के पॉइंट पे जब आप किसी प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर्टी जो है वो लोकल प्रॉपर्टी का के नाम से जानी जाती है। मिसाल के तौर पे जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव आप एक सिंगल पॉइंट पे ले रहे होते हैं, कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 2 पे फाइंड करें, ठीक है। इसी तरह जब आप टेंजेंट लाइन लेते हैं कि ये कोई भी एक कर्व है, इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने एक टेंजेंट लाइन बनानी है तो ये इस पॉइंट की टेंजेंट लाइन ये वाली होगी। अगर कोई और पॉइंट होगा तो उसकी टेंजेंट लाइन अपनी होगी। मतलब हर पॉइंट की अलग अलग टेंजेंट लाइन होती है। तो इसका मतलब है जो टेंजेंट लाइन है ये पॉइंट बेस्ड कंसेप्ट है। कोई ऐसी लाइन नहीं हो सकती कि जिसको आप कहेंगी कि ये पूरी कर्व की टेंजेंट लाइन है, तो ऐसे आप नहीं कह सकते, ठीक है ना। कर्व के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट की अलग अलग टेंजेंट लाइन होगी। तो इसका मतलब है टेंजेंट लाइन जो है ये पॉइंट बेस्ड कंसेप्ट है, तो ये एक लोकल प्रॉपर्टी है। सिमिलरली जब हम कर्वेचर, इस कोर्स के अंदर हम कर्व्स के कर्वेचर्स के बारे में बात करेंगे। कर्वेचर क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। तो कर्वेचर जो होता है ये भी पॉइंट बेस्ड कंसेप्ट होता है, तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पास लोकल प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए हम इस कोर्स के अंदर कर्वेचर को भी डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे ग्लोबल प्रॉपर्टीज। ग्लोबल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ग्लोबल प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व्स सरफेसेस व्हिच इन्वॉल्व द इंटायर ज्योमेट्रिक फिगर।
ऐसी प्रॉपर्टीज जो सारी की सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए होती हैं, उनको हम बोलते हैं जी ग्लोबल प्रॉपर्टीज। इसकी भी एक एग्जांपल देख लें, जैसे ये वन साइडेडनेस ऑफ अ फिगर इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आपके पास एक स्ट्रिप है, कोई भी इस तरह से आप एक स्ट्रिप बना लेते हैं, उसको क्लोज फॉर्म्ड में इस तरीके से ना कोई स्ट्रिप बना लेते हैं, तो एक उस स्ट्रिप की बाहर वाली सतह होगी और एक उसके अंदर वाली सरफेस होगी, ठीक है ना? तो एक उसकी बैरूनी सरफेस होगी। तो इसकी दो सरफेसेस हैं, दो इसकी साइड्स हैं। तो अगर आप एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको उसके किनारे को क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो इसका मतलब इस तरह की कोई भी स्ट्रिप जो है, वो क्लोज्ड, उसके दोनों सिरों को मिलाकर, उस पट्टी के दोनों सिरों को मिलाकर अगर हम इस तरह की एक सरफेस बना लेते हैं, तो उसकी टू साइड्स होती हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट और खास किस्म की स्ट्रिप होती है जिसको मूबियस स्ट्रिप कहते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर ये वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है, मतलब आपने कागज की एक लंबी सारी स्ट्रिप लेनी होती है, और इस स्ट्रिप को अगर हम इसको बेंड करके इसके दोनों सिरों को आपस में मिला दें, तो ये क्लोज इस तरह की बन जाएगी। लेकिन अगर दरमियान में एक बल दे देते हैं, इस पट्टी के दरमियान में एक बल देकर इसको आप अगर दोनों सिरों को आपस में जोड़ देंगे, तो ये जो शक्ल में जैसे आपको स्ट्रिप नजर आ रही है, ये इस तरह की स्ट्रिप नजर आएगी। इसको मूबियस स्ट्रिप कहते हैं, और ये मैथमेटिक्स के अंदर वन साइडेड स्ट्रिप है। अब ये जो वन साइड का होना है, ये पूरी की पूरी इस फिगर की प्रॉपर्टी है, ये कोई पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी नहीं है। तो वन साइडेडनेस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल प्रॉपर्टी। जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, कर्व क्या होता है? जाहिर बात है कि हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट की। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आप अभी कर्व्स को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आज हम कर्व को डिफाइन करेंगे कि कर्व को कैसे, कर्व होता क्या है, और इसको कितने तरीकों से हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इफ आस्क टू गिव एन एग्जांपल ऑफ कर्व, अगर आपको कहा जाए कि कर्व की कोई मिसाल दें, तो आप स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। तो अब आप जैसे जब कर्व का नाम लिया जाता है ना, तो कर्व के नाम से हमारे माइंड में आता है कि शायद इस तरह की जो लाइन होती है, जो स्ट्रेट नहीं होती, जो बेंडेड लाइन होती है, उसको कर्व कहते हैं। तो ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है कर्व से रिलेटेड। आप इसको, इस ये लाइन तो है, ठीक है ना? तो लाइंस दो तरह की होती हैं, एक होती है कर्व्ड लाइन, ठीक है, कर्व्ड लाइन, और एक होती है स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली ये दोनों ही कर्व्स की एग्जांपल हैं। स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है, और कर्व्ड लाइन जो है ये भी कर्व है। तो कर्व और कर्व्ड में ये डिफरेंस है थोड़ा सा। तो हर कर्व जो होती है वो लाजमी नहीं कर्व्ड हो, ठीक है ना? इवन दो दिस इज नॉट कर्व्ड, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है ये कर्व्ड तो नहीं होती। इसी तरह जो सर्कल होता है ये कर्व्ड भी होता है, तो ये सर्कल भी एक कर्व की मिसाल है। जो पैराबोला है ये भी कर्व की मिसाल है। तो स्ट्रेट लाइन कर्व्ड नहीं होती, पैराबोला और सर्कल जो है ये कर्व्ड होते हैं दोनों। तो ये कर्व्ड की एग्जांपल्स हैं तीनों ही। अच्छा, कर्व को हम डिफाइन कैसे करते हैं? द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose Cartesian coordinates are the functions of single parameter t। लोकस क्या होता है? लोकस हम कह सकते हैं जी, जैसे ये कोई पॉइंट है, जैसे ये आपके सामने पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट के मूव करने से ये जो एक सेट ऑफ पॉइंट्स बनता जा रहा है, जो आपको आपके सामने आ रहा है, इसको हम कर्व का नाम देते हैं। तो लोकस का लफ्जी मतलब है कि एक मूविंग पॉइंट का जो पाथ होता है उसको हम लोकस कहते हैं।
तो लोकस ऑफ अ पॉइंट मतलब एक मूविंग पॉइंट का जो पाथ है जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, हाँ ये बड़ी अहम बात है कि ये जो सपोज ये जो पॉइंट पी मूव कर रहा है, अगर ये प्लेन के अंदर मूव करेगा तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई। अब वो ये कह रहा है कि ये जो एक्स है ना ये भी सिंगल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा हो, और इसी तरह जो y है ये भी सिंगल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक से ज्यादा पैरामीटर्स के ऊपर ये डिपेंड ना करें। तो उस सूरत में आप उसको कहेंगे कि वो जो लोकस है वो एक कर्व है। मिसाल इसकी आप ये ले सकते हैं कि जैसे x इज इक्वल टू t है और y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। तो बेसिकली ये टू पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पैराबोला कौन सा है जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हम t को एलिमिनेट कर दें। तो अब यहाँ पे ये जो x है ये भी t पर डिपेंड कर रहा है, y भी t पर, तो सिंगल पैरामीटर t के ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं। तो ये कर्व की डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कि इसकी कितनी सारी टाइप्स होती है और किस किस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी कर्व्स इन अ प्लेन। कर्व्स इन एक्स वाई प्लेन आर डिस्क्राइब्ड बाय मींस ऑफ इक्वेशन। इस तरह की इक्वेशन से आप प्लेन कर्व को इंडिकेट करते हैं। जैसे अभी पीछे हमने सर्कल की इक्वेशन देखी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो इसका मतलब है कि आप इसको एज ए फंक्शन अगर ट्रीट करें तो आप इसको कहेंगे कि f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह स्ट्रेट लाइन की अगर आप बात करते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर ले। अब ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी x और y पे डिपेंड कर रही है, तो आप इसको कहेंगे कि f ऑफ x y इज अ ये एक फंक्शन है, x और y का फंक्शन है ये। तो इसी तरह से पैराबोला की बात करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक कर्व हो गई एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 की शक्ल में। तो आप देखें कि ये सारे के सारी जो कर्व्स होती हैं प्लेन के अंदर, वो एक्स और वाई का फंक्शन होता है, और इक्वल टू वो फंक्शन जो होता है इक्वल टू सम कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है कि प्लेन में जो भी इक्वेशंस होंगी, सॉरी जो कर्व्स होंगी, उनको आप इस तरह से मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये प्लीज आप स्क्रीन के ऊपर राइट ना करें जी। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि कर्व इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। बेसिकली ये एक पॉइंट्स का सेट होता है जो कर्व होती है, और आप इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं कि c इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर सच दैट ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अच्छा, कर्व इन स्पेस क्या होती हैं? कर्व्स इन स्पेस आर डिस्क्राइब्ड बाय अ पेयर ऑफ इक्वेशंस, अ पेयर ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, इसका क्या मतलब है पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसे? देखें, हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कर लें, ये बेसिकली एक स्फेयर की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है और जिसका रेडियस जो है वो 3 है। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूं कि ये हमारे पास एक स्फीयर है। ये आपके पास एक स्फेयर है और इसका जो रेडियस है वो इक्वल टू 3 है। अच्छा, मजीद हम ऐसा करते हैं कि z इज इक्वल टू 0, ये मैंने एक इक्वेशन ली हुई है। अब z इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि जब आप 3 डायमेंशन के अंदर है ना, तो ये जो x और y प्लेन होता है, इस x y प्लेन के अंदर z 0 होता है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना, z इज इक्वल टू 0, दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन है। अब ये आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस आ गया। एक आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन है, सॉरी दोबारा इसको देखिए,
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू 9। एक ये आपके पास है, सफेयर है, और दूसरी z इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक, ये आपके पास पेयर ऑफ टू इक्वेशंस हैं। अच्छा, जब आप इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो सर ये जो आपने सफियर बनाया हुआ है ना, इस सफेयर का सेंटर है जी ओरिजिन के ऊपर, इस तरीके से। यहां पर इसका सेंटर है, और ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, और ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया, और ये आपके पास जेड एक्सिस आ गया। तो अब ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये इस सफेयर को दरमियान में से इसके टू पार्ट्स कर रहा है। एक उसका उस एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ये एक्स वाई प्लेन अगर फर्ज कर लें, तो एक इसका ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, जिसको आप सेमी सफेयर कह सकते हैं, और एक इसके नीचे आ जाएगा। अब यहां पर देखें कि ये जो z इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन है, ये इस बॉल को कट कर रहा है दरमियान से। तो इनका जो कटा हुआ हिस्सा है वो इस प्लेन के ऊपर आपको एक सर्कल की मानिंद दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली एक सर्कल है, इन दोनों की इंटरसेक्शन। तो ये आप इसके अंदर पुट करके भी देखें ना, इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में z इज इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 9। तो ये हमें बेसिकली एक सर्कल मिल गया है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो थे, ये दोनों सरफेसेस हैं दो, 3 डायमेंशन के अंदर, स्पेस के अंदर। तो मैंने इनकी जो इंटरसेक्शन ली, वो मुझे कर्व हासिल हुई, एक सर्कल हासिल हुआ है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्पेस के अंदर जो कर्व्स होती हैं आर डिस्क्राइब्ड बाय अ पेयर ऑफ इक्वेशंस। पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, और उनका जो रिजल्ट हमें हासिल होगा वो बेसिकली एक कर्व की इक्वेशन होगी। जी, तो यहाँ पर ये दो इक्वेशंस होंगी, ठीक है। और so we can say that a curve in space is the intersection of two surfaces। ये पहली सरफेस की इक्वेशन है, ये दूसरी की। अच्छा, अगर आप एक्स एक्सिस की बात करते हैं, अच्छा अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, तो एक्स एक्सिस जो है ना, ये भी बेसिकली अगर आप प्लेन लेते हैं, एक प्लेन है जी जिसमें y इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा प्लेन है जिसमें z इज इक्वल टू 0 है। तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये एक्स जी प्लेन है, मतलब ये आपके पास एक सरफेस हो गई। इसी तरह z इज इक्वल टू 0 जो है, ये बेसिकली एक्स वाई प्लेन है। तो जब x और y प्लेन और एक्स जी प्लेन एक दूसरे को कट करते हैं, तो ये कट करने से वो हमें एक लाइन मिलती है, मतलब एक कर्व मिलती है, वो एक्स एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स जी प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन। तो ये हमारे पास एक जनरल असूल इसका बन गया हुआ है कि स्पेस के अंदर कोई भी दो आपके पास स्पेस कर्व्स हैं, सॉरी दो सरफेसेस हैं, उन सरफेसेस की जो इंटरसेक्शन होगी वो बुनियादी तौर पर एक कर्व हमें हासिल होगी। जी, ये जो कर्व्स होती हैं, इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है? सपोज कर लेते हैं जी, आर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट पी। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास स्पेस है, एक्स वाई जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर आपने ये कोई इस तरीके से कर्व ली हुई है, ये हमारे पास इस तरीके की कोई कर्व है। अच्छा, इस कर्व के ऊपर आप कोई पॉइंट P ले लेते हैं। इस P के कोऑर्डिनेट्स हैं जी x, y और z। तो फिर इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट कहाँ पर है? ऑन द स्पेस कर्व।
जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स वाई और जी हैं। तो इस पोजीशन वेक्टर को हम यूं राइट कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन, ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जी, ये दोनों तीनों फंक्शंस होने चाहिए सिंगल पैरामीटर टी के। y is also a function, z is also a function of t, सिंगल पैरामीटर t के फंक्शंस होने चाहिए। तो इसीलिए जब हम x को क्या कह रहे हैं कि ये x ऑफ t है, y ऑफ t है और ये z ऑफ t है। जैसे मिसाल के तौर पर x को आप बोल देते हैं जी ये आपके पास है cos t, और y जो है इसको बोल दें कि ये है sin t, और z को आप बोल देते हैं जी ये जस्ट t है। तो x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है और z भी t का फंक्शन है। तो इस तरीके से हम वेक्टर की मदद से भी हम उस कर्व की जो कर्व को प्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है। सिमिलरली पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी, z इज इक्वल टू टी, ये आपके पास इसकी पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स है। x जबकि x ऑफ t है, x t का फंक्शन है, इसी तरह y जो है ये भी t का फंक्शन है, z जो है ये भी t का फंक्शन है। जबकि ये x ऑफ t, y ऑफ t, z ऑफ t, ये सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे ऑफ अ सिंगल वेरिएबल t। तो इस तरीके से हम कर्व की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये सिंगल पैरामीटर t के ऊपर ये डिपेंड करती हैं। तो यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर ये कंप्लीट हो गया है। तो कल हम इंशाल्लाह कर्व की कुछ मजीद जो टाइप्स है, रेगुलर कर्व क्या होता है, स्क्यू कर्व क्या होता है, इसको इस पर हम कुछ बात करेंगे। और फिर हमारा लेक्चर फ्लो इस तरह से होगा कि पहले हम टेंजेंट लाइंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कर्व्स, टॉर्शन। तो इस फ्लो से हम चलते हुए इंशाल्लाह इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर देता हूं मैं।